बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूँ इफ्तिखार काज़मी। कोई माने या ना माने, सियासत के उफक पर इस वक्त नवाज शरीफ छाए हुए हैं और उनके हवाले से जस्टिस शौकत सिद्दीकी के बयान ने पाकिस्तान की सियासत में हलचल मचा दी है और इसकी बाज़गश्त जगह जगह सुनाई दी जा रही है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने जस्टिस शौकत सिद्दीकी के इल्ज़ामात की आज़ादाना इंक्वायरी कराने का मुतालबा कर दिया है। कहने वाले कहते हैं कि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा और अब जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के मुकदमात पाकिस्तान की सियासी तारीख में इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुके हैं। मरियम नवाज ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा है कि नवाज शरीफ को लंदन से निकलवाने की कोशिश करने वाले जब इंग्लिस्तान जाए तो जज अरशद मलिक और जस्टिस शौकत सिद्दीकी की वीडियो साथ लेकर जाए तो फिर देखे उनकी कितनी इज्जत अफजाई होती है। इंग्लैंड के वज़ीर आज़म ने दावत दी है दौरे की, वो पहले भी कह चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब को लाने के लिए वो बातचीत डायरेक्ट भी करेंगे इंग्लिस्तान के वज़ीर आज़म से। तो आप इस चीज़ को किस तरह देखते? जब इंग्लिस्तान के वज़ीर आज़म के पास जाएं तो अरशद मलिक का जो गवाही है उसको साथ लेकर जाएं, उसकी वीडियो को साथ लेकर जाएं, शौकत अजीज साहब की गवाही को साथ लेकर जाएं और फिर आप देखें कि कितनी इज्जत अफजाई होती है दुनिया के सामने। आपकी शुक्रिया। तो एक तरफ मुस्लिम लीग नून को जस्टिस शौकत सिद्दीकी के बयान से जो राहत मिली है, तो दूसरी तरफ उनके लिए अच्छी खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून के एक अहम रहनुमा मियाँ जवेद लतीफ़ जमानत पर रिहा हो गए। अदालत ने उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जवेद लतीफ़ पर रियासत मुखालिफ बयानिए का इल्ज़ाम आयद किया गया था जो अदालत में अभी तक साबित नहीं किया जा सका। जवेद लतीफ़ ने मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज को स्मैश करने की धमकी मंजर-ए-आम पर आने के बाद एक तकरीर की थी जिसे रियासत के खिलाफ बयानिया करार देकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। जवेद लतीफ़ मुस्लिम लीग नून के उन रहनुमाओं में शामिल हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो नवाज शरीफ का बयानिया लेकर चल रहे हैं और एक वक्त उन्होंने अदालत से ये कहा था कि उनका जितना जिस्मानी रिमांड जिसको चाहिए वो दे दिया जाए, इसलिए कि वो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, उनकी तकरीर पाकिस्तान के खिलाफ है ही नहीं। तो कहने वाले ये कहते हैं कि जावेद लतीफ़ को रिमांड के दौरान ये कहा गया कि माफ़ी मांग लें तो रिहाई भी मिल जाएगी और बहुत सी मराहत भी मिल जाएंगी, लेकिन जावेद लतीफ़ ने जवाब दिया कि गर्दन कट सकती है लेकिन वो माफ़ी नहीं मांगेगी। तो ये ऑन रिकॉर्ड है। जावेद लतीफ़ ने गिरफ्तारी कबूल कर ली, जिस्मानी रिमांड बर्दाश्त कर लिया, लेकिन माफ़ी नहीं मांगी। तो एडिशनल जज मॉडल टाउन कचहरी ने उनकी जमानत मंजूर करते हुए उन्हें मुचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म दे दिया। तो जावेद लतीफ़ की रिहाई भी मुस्लिम लीग नून के लिए एक बड़ी राहत का सामान बन सकती है। इसके अलावा जो एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है वो हुई है खान साहब की एक बड़ी अहम विकेट गिर गई है। वाजिद ज़िया को DG/FIA के ओहदे से हटा दिया गया है। अब बहुत से लोग जो जराए हैं जिनको मैं कहता हूँ, कहने वाले ये कहते हैं कि वाजिद ज़िया को मतलूबा नताइज ना देने की वजह से तब्दील कर दिया गया है और खान साहब ने FIA पर एक बार फिर अदम एतमाद का इजहार किया है। पिछले कुछ दिनों से वाजिद ज़िया पर भी कुछ आम शख्सियात के खिलाफ मुकदमात कायम करके उन्हें गिरफ्तार करने के लिए दबाव डाला जा रहा था, लेकिन FIA उस तरह के नताइज नहीं दे सकी जिस तरह के नताइज की तवक्को खान साहब कर रहे थे। वाजिद ज़िया को बशीर मेमन की जगह लगाया गया था, जिनको ओहदे से हटाने की वजह भी आम शख्सियात के खिलाफ, खासकर जो अपोजिशन की शख्सियात है, जो अपोजिशन के रहनुमा है, उनके खिलाफ मुकदमात बनाने और उन्हें गिरफ्तार करने से इनकार था। तो बशीर मेमन को हटा दिया गया। अब उनकी जगह सराउल्लाह अब्बासी को तैनात किया गया है जो पुलिस के तजर्बाकार अफसर हैं, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं और वो इस वक्त IG खैबर पख्तूनख्वा थे। तो ज़रा ये कहते हैं कि वाजिद ज़िया पर बहुत से गिले शिकवे थे और FIA को जो टारगेट दिए गए थे वो खान साहब या उनके साथियों के नज़दीक वो पूरे नहीं हुए। वाजिद ज़िया साबिक़ वज़ीर नवाज शरीफ के खिलाफ बनने वाली JIT के सरबराह रह चुके हैं, जिनकी रिपोर्ट पर नवाज शरीफ को अकामा रखने पर नाअहली की सज़ा सुनाई गई थी। और एक अहम खबर यह कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक़ वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज की सज़ा के खिलाफ अपीलों पर समाअत 23 जून तक मुलतवी कर दी है। समाअत के दौरान आज़म नज़ीर ताडर ने दलाइल देते हुए कहा था कि अदालत ने तमाम फरीकैन को एक ही नज़र से देखना है,
इस बात से इनकार मुमकिन नहीं कि मुख्तलिफ केसेस के फैसलों के असरात का फ़र्क होता है। इस केस में सिर्फ सजा की मुअत्तली का आर्जी रिलीफ दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस केस में डिस्क्वालिफिकेशन मौजूद है, किसी मुल्ज़म की गैर मौजूदगी में ट्रायल को गलत करार दिया गया है। इस सूरत में अपील कुरिंदा सामने ना हो तो अपील नहीं सुनना चाहिए। तो केस की समाअत के दौरान जस्टिस आमिर फारूक ने नवाज शरीफ के वकील से ये पूछा कि नैब प्रोसिक्यूटर ने यह कहा है कि मेरिट पर नवाज शरीफ की अपील को मुस्तरद कर दिया जाए। तो इस पर नवाज शरीफ के वकील आजम तारा ने कहा कि सियासी वाबस्तगी को बालाए ताक रख कर वो बात करेंगे। जुल्फिकार अली भुट्टो का केस अगर उनके सिवा किसी और का होता तो आज तक याद ना रखा जाता। सियासी केसेस ना सिर्फ कानून की किताबों में बल्कि सियासी तारीख में भी दर्ज होते हैं। ऐसी मिसालें हैं कि गैर मौजूदगी में हाई कोर्ट ने अपीलें सुन ली और फिर जब सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे कालअदम करार दे दिया। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आप ये कहते हैं कि गैर मौजूदगी में ट्रायल बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ है, जबकि नैब ये कहता है इस अपील को मेरिट पर खारिज किया जाए। लेकिन यह अपील समाअत के लिए मंजूर हो चुकी थी, अब अपील करने वाले मौजूद नहीं है तो फिर अदालत क्या करे। तो नवाज शरीफ के वकील आजम तारा ने कहा कि अदालतों की कुछ नज़ीरें, कुछ मिसालें मौजूद हैं। अदालतें ये कहती रही है कि जब इस किस्म की सूरत हाल हो तो फिर वो रास्ता अपनाना चाहिए जिससे किसी का कोई नुकसान ना हो। आजम नज़ीर तारा ने कहा कि ऐसे मुकदमात का एक असर होता है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सियासी मुकदमा सिर्फ कानून की किताबों में नहीं, तारीख की किताबों में भी रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे अपने इदारे अदलिया का वकार अजीज़ है। नवाज शरीफ की नाअहली और सज़ा दोनों इस वक्त बरकरार है। इस वक्त मजीद ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे अदलिया पर खर्फ आए। मैं कुछ निकात पर मजीद मामलात अगली तारीख पर करूँगा। तो अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या नवाज शरीफ का वकील खुद मुकर्रर करके आगे बढ़ा जा सकता है। आजम नज़ीर तारा ने जवाब दिया कि कानून इजाज़त देता है मुल्ज़म मर्जी का वकील करे। रियासत का वकील फराहम करना कुछ मखसूस हालात के लिए है। इन हालात में मुल्ज़म का खुद अदालत मौजूद होना ज़रूरी है। आर्टिकल 4, आर्टिकल 10A को भी देखना चाहिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि नवाज शरीफ का गैर हाजिरी में ट्रायल नहीं हुआ। नवाज शरीफ ट्रायल के दौरान मौजूद थे जिन्हें अपने दिफा का मौका भी मिला। नवाज शरीफ की अपील उनकी गैर मौजूदगी में सुनने का मामला है। आजम नज़ीर तारा ने जवाब दिया कि गैर हाजिरी में अपील सुनने पर अदालत कहे कि सजा गलत हुई है तो बरी करने पर तनकीद होगी। कहा जाएगा कि VVIP ट्रीटमेंट दिया गया। कहा जाएगा इस केस में बरी करने के लिए इतनी जल्दी क्यों की गई। तो एक लम्हे को अदालत सोच ले, सजा बरकरार रखी जाती है तो फिर इस पर अमल दरामद कैसे होगा। इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का हक भी मुतासर होगा। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल नैब जहाजेब भरवाना ने अपने दलाइल में कहा कि नवाज शरीफ का हक समाअत पहले ही खत्म किया जा चुका है। इस अदालत ने हर पहलू का जायजा लेकर ही ऐसा किया था। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि अब स्टेज पर नवाज शरीफ की अपील खारिज की जानी चाहिए। नैब के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि शवाहद में भी जाए बगैर इश्तिहारी होने पर अपील खारिज की जा सकती है। मैं अदालत के सामने अदालती हवाले भी पेश करूंगा। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने सजा की कि एवरफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा बरकरार रखी जाए और अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा में इजाफा किया जाए, सजा बढ़ाई जाए। फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट रेफरेंस में बरियत के खिलाफ अपील में अभी तक नोटिस नहीं हुए तो आजम नज़ीर तारा ने मजीद अदालती मुआवनत के लिए मोहलत मांग ली, जिस पर अदालत ने अपीलों पर समाअत 23 जून तक के लिए मुलतवी कर दी। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को जीरो लोड शेडिंग का तोहफा दिया था और सादकों और अमीनों ने लोड शेडिंग करके लोगों के नाक से खून निकलवाना शुरू कर दिया। हाँ साहब के एक 300 कनाल महल के नीचे बिजली ना होने की वजह से सरकारी स्कूल के 25 बच्चे बेहोश हो गए हैं। इस हुकूमत की प्लानिंग का आलम यह है कि शदीद गर्मी में लोड शेडिंग मुसल्लत करके स्कूल खोल दिए गए हैं। जिस मौसम में स्कूलों की छुट्टियां होती थी, इस मौसम में बच्चे स्कूल जा रहे हैं जहां ना बिजली है और ना पानी है, और अगर बिजली है तो पंखे नहीं है। लोड शेडिंग मुंह खोले अजाब की सूरत में मौजूद है। तो गर्मी बढ़ते ही लोड शेडिंग ने पूरे मुल्क को अपने लपेट में ले लिया है। और सबसे अफसोसनाक वाकया जो मैंने बताया पिंडी के एक स्कूल में पेश आया जहां 25 बच्चे बिजली ना होने की वजह से बेहोश हो गए हैं। तो पूरे मुल्क में 6 से 22 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने आवाम की चीखें निकाल दी।
बिजली का बहरान संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया और मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट से जायद हो गया है, जबकि वजारत तवानाई के मुताबिक शॉर्टफॉल 3000 मेगावाट है। इस वक्त मुल्क में बिजली की डिमांड 24,100 मेगावाट तक पहुंच गई है, जबकि सिस्टम में 22,600 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। दूसरी तरफ आवाम को यह बताया जा रहा है कि नेपरा ने लोड शेडिंग का नोटिस ले लिया है। एक तरफ हुकूमत यह कह रही है कि बिजली की पैदावार में कमी है और तलब के मुकाबले में पैदावार कम हो रही है। दूसरी तरफ नेपरा तकसीम कार कंपनियों से ये पूछ रहा है कि लोड शेडिंग क्यों हो रही है, यानी लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। जब बिजली पैदा ही नहीं हो रही तो फिर ये कंपनियां क्या करेंगी? असल सवाल तो ये पूछना चाहिए था कि बिजली की पैदावार में कमी क्यों है, जबकि सिस्टम में बिजली पैदा करने की सलाहियत भी मौजूद है। इसके बावजूद लोड मैनेजमेंट करके काम क्यों चलाया जा रहा है? हुकूमत आवाम से बिजली की मनमानी कीमत वसूल कर रही है और IMF जो कहता है वही कीमत आवाम से वसूल की जा रही है। IMF के दबाव पर जब चाहे बिजली कीमत बढ़ा दी जाती है, तो आवाम को जब बिजली की शदीद ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें जवाब में ठेंगा दिखा दिया जाता है। तो कहने वाले कहते हैं कि जब बिजली की पैदावार करने वाली कंपनियों को अदायगियाँ नहीं की जाएंगी तो फिर मामला ऐसे ही रहेगा, बिजली की किल्लत रहेगी। तो असल मसला बिजली की पैदावार करने वाली कंपनियों को अदायगी का है। इस वक्त मुल्क में जो एवरेज दर्जा हरारत है वो 40 डिग्री से ऊपर है। बड़े शहरों में जहाँ ट्रैफिक की बहुतात है, हवा का गुजर कम होने की वजह से दर्जा हरारत ज़्यादा है, वहाँ भी घंटों बिजली कायम है। लाहौर जैसे बड़े शहर में बिजली की तलब में 450 मेगावाट का शॉर्टफॉल चल रहा है। तो सिस्टम पर लोड बढ़ता है तो फिर ट्रांसफार्मर खराब हो जाते हैं, टेक्निकल फॉल्ट बढ़ जाते हैं। तो ये सारे मसाइल अलग हैं। अब नवाज शरीफ के जो आखिरी साल था जिसमें शहबाज शरीफ जाते जाते ये पैगाम दे गए थे कि आज जीरो लोड शेडिंग है, बाद में ये इल्ज़ाम हम पे ना डालिएगा। और उस ज़माने में बिजली कीमत भी आज के मुकाबले में काफ़ी कम थी, आज कीमत भी ज़्यादा वसूल की जा रही है और फिर भी लोग बिजली के लिए तरस रहे हैं। तो मसला ये नहीं कि बिजली पैदा करने की हम में सलाहियत है या नहीं, कारखाने मौजूद है या नहीं। मसला एक बार फिर काबिलियत फुकदान और तरजीहात का, प्रायोरिटी का, जिनकी तरजीहात में अवाम के मसाइल शामिल ही नहीं, जो ठंडे कमरों में बैठकर माहौलियात पर लेक्चर देकर ये समझते हैं कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा मैदान मार लिया है। उन्हें क्या मालूम कि 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर लोग कैसे जिंदा हैं। यहाँ पर एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय में इफ्तिखार काज़ी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। गुफ्तगू कर रहे हैं PTI के बड़े अहम रहनुमा मिनिस्टर हैं अली मोहम्मद खान। देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। वॉच अली मोहम्मद खान। बात पे आप इनसे सवाल करें, आप हमसे ये सवाल जरूर कर सकते हैं, आपको राइट है। वो ये है कि आपने एक शख्स को कंक्लूजन तक, जेल तक नहीं भेजा, यानी कि उसको सजा नहीं मिली, उस पर टाइम लगता है। लेकिन मेरा सिर्फ एक सवाल है आपसे, क्या जहांगीर खान तरीन जो हमारी जमात का एक मेन मेंबर थे या हैं, उनसे इमरान खान साहब की कोई जाती दुश्मनी थी कि अपने आप को, पार्टी को मुश्किल में डाला? इतना रिस्क कौन लेता है मेरे भाई? कौन करता है पाकिस्तान में? पीपल्स पार्टी। मुझे एक बात बताएं सर, मुझे एक बात बताएं। 3 बार हुकूमत, मुझे एक बात बताएं सर। एक सवाल है अली भाई आपसे, मैं कहीं और नहीं जा रहा। मेरी बात पूरी होने नहीं कमरान भाई, ये छोटा जुमला है, छोटा सा जुमला है, ये मुझे पूरा करना है। शुक्रिया। 4 बार पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की है, 3 बार नून लीग ने की है। हमने अपने मिनिस्टर्स पे इंक्वायरियां खुलवाई। आप उस पर 2 राय दे सकते हैं कि उसको वो ओहदा दे दिया, फिर बाद में ये कर दिया, लेकिन हमने इंक्वायरियां कराई, उनसे ओहदे ले लिए। कुछ मिनिस्टर्स की मिनिस्ट्रियां फारिग हुई, कुछ ने इस्तीफे दिए, कुछ के चेंज हो गए। अपने मेन लोगों को जेल में भी डाला गया, जेल में गए वो, और उन पे इन्वेस्टिगेशंस खुली जहांगीर साहब जैसे लोगों पे। सिप्तान साहब, मुझे एक एग्जाम्पल दे दें नून लीग और पीपल्स पार्टी कि उन्होंने अपनी जमात के एक मिनिस्टर को तो छोड़े। अब सर मेरा एक सवाल है, फिर मैं आगे जुबैर साहब
चाह रहा हूं सारा प्रोग्राम आपके साथ हो गया। एक सवाल, लेकिन मेरा ज़हन अटक गया आपके इस जुमले पे। जुबैर साहब एक मिनट सिर्फ, मेरा सर ज़हन अटक गया, जिंदगी में किसी को क्वेश्चन नहीं किया, मेरा ज़हन अटक गया आपके एक जुमले के ऊपर। आपने कहा जहांगीर खान पार्टी का हिस्सा थे और हैं, वो क्यों पार्टी का हिस्सा है यार? मुझे आप एक बात समझाएं कि एक शख्स जिसको सुप्रीम कोर्ट ने झूठा करार दिया वो आपकी पार्टी का हिस्सा किस तरह है? देखें, मैंने ये कहा कि जहांगीर साहब हमारी जमात का मेन मेंबर थे और हमारी जमात का हिस्सा हैं। हम एक सियासी जमात हैं, जब तक किसी के खिलाफ अदालत कोई सजा ना दे हम किसी को ये कोई फौज की रजमेंट थोड़ी है कि लोगों को बाहर निकाल दें। ये अगर उन पे सजा उनको मिलेगी अदालत की तरफ से करप्शन की तो फिर वो हमारी जमात का हिस्सा नहीं रहेंगे। लेकिन हम ये नहीं हो सकता कि हम जो है उनको इस तरह से आप अपनी। हाँ साहब, रोज कौम को ये बताते हैं कि शुगर माफिया उन्हें धमकियां दे रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, और उनके मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि अभी जुर्म साबित नहीं हुआ, इसलिए जहांगीर तरीन पार्टी का हिस्सा है। अब सवाल ये कि खान साहब को धमकियां देने वाला शुगर माफिया कोई और है और जहांगीर तरीन कोई और है। हुक्मरान जमात का असल मसला यही है कि जो मेयार, जो स्टैंडर्ड उन्होंने दूसरों के लिए मुकर्रर किया हुआ है, खुद पर उसका इतलाक नहीं करते, खुद सारी अपोजिशन को चोर और माफिया और पता नहीं क्या क्या उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं, और ऐसे ऐसे इल्ज़ामात जिनके बारे में अदालतों में वो साबित भी नहीं होते, तो जिन पर अदालतों में जुर्म साबित नहीं होता उन पर हुकूमत तरह तरह के इल्ज़ाम लगाती है, और जिनके खिलाफ खुद इंक्वायरी करा चुके हैं उनके हवाले से कह रहे हैं कि भी जुर्म साबित नहीं हुआ। तो जहांगीर तरीन के खिलाफ इंक्वायरी इसलिए नहीं कराई गई थी कि उसका ताल्लुक ईमानदारी से था, बल्कि इंक्वायरी का मकसद उन्हें कट टू साइज करना था। तो दो इत्तेहादी जमातों की कमजोरियों को तलाश करके उन्हें दबाव में रखना था। तो इत्तेहादी जमातें तो उस वक्त काबू में आ गई, कंट्रोल में आ गई, लेकिन जहांगीर तरीन अकड़ गए और इस बात पे अकड़ गए कि जिनको हमने बनाया वो हमें ही आंखें दिखा रहे हैं। तो ये है असल कहानी। और बजट करीब है और बजट के हवाले से बहुत सी बातें डिस्कस हो रही हैं कि बजट में क्या होने वाला, खासकर हुकूमत जो टैक्स के अहदाफ मुकर्रर कर रही है उस पर बहुत से जो मईशत के एक्सपर्ट हैं और पॉलिटिशियन सब इस पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। इस पर शबर ज़ैदी गुफ्तगू कर रहे हैं, FBR के साबिक हेड हैं, और FBR उन्होंने जब संभाली थी तो बड़े दावे करके आए थे, बाद में वो भी हाथ खड़े करके चले गए। तो शबर ज़ैदी क्या कहते हैं टैक्स कलेक्शन के हवाले से, वॉच दिस। या इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, हो क्या रहा है? मेरा सवाल ये है ना कि 4100 या 4500 जो अब होगा या 4600 जो भी होगा 2022 में, इसको अब डायसेक्ट करें और इसको डायसेक्ट करके ये देखें इसमें कितना डायरेक्ट है और कितना इनडायरेक्ट है। इसमें एक तो स्टेट डायरेक्ट है जो इम्पोर्ट पे कलेक्ट हो रहा है वो तकरीबन 45% है, और उसके बाद एक इनडायरेक्ट है प्रिजर्वेटिव की शक्ल में जो विदहोल्डिंग की शक्ल में हो रहा है वो तकरीबन 15-16% और है। तो अगर हम 60% 70% करीब टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द इनडायरेक्ट टैक्सेस, अच्छा इसके अलावा जो बाकी है वो भी हम चंद 300-400 कंपनियों से ले रहे हैं, तो फिर सवाल शाहजेब ये है कि हम बाकी कर क्या रहे हैं? फिर बाकी हम इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहे हैं कि हमने ये एग्जेम्पशन ख़त्म कर दी और ये वाली बढ़ा दी और हम ये करेंगे और हम ये करने जा रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया कि मैं जो छोड़ के आया वो इसकी वजह यही थी कि मैं इन सब चीज़ों को एक रियलिटी में देख रहा था कि हमें बातें करने से ज़्यादा कुछ रियलिटी में कुछ करना चाहिए ना जी। वैसे मगर फिर रियलिटी में कुछ क्या अब हो सकता है जब 5800 अरब कहा जा रहा है, क्योंकि अब आपने रियल में देख ली है डायनामिक्स और मशीनरी भी देख ली है। जब हुकूमत ये कह रही है कि हम अगले साल नए टैक्स लगाए बगैर और बेस बढ़ा के 5800 अरब पे लेके जाएंगे, ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते? देखिए, पहली बात ये कि गवर्नमेंट ले जा सकती है, मगर गवर्नमेंट को एक कन्फ्रंटेशन लेनी पड़ेगी उन लोगों के साथ जो टैक्स के सिस्टम में नहीं आना चाहते। और मुझे निहायत अफसोस से ये कहना पड़ता है कि मैंने ये सुना कि चैम्बर ने आके कहा कि वो CNIC वाली कंडीशन ख़त्म करना चाहते हैं और वो 3% टैक्स देने को तैयार है। 3% टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है, दे दें आप बढ़ा दें। मैं तो कह रहा हूँ आप कुछ भी नहीं करें। मैंने इस पर आर्टिकल में लिखा है ना कि आप 25% कलेक्ट करते हैं इम्पोर्ट स्टेज पर, इसको आप 40 कर दें, कलेक्शन आपके साथ 7 साल हो जाएगी। शाहजेब, सवाल ये नहीं है कि आप कितना कलेक्ट कर रहे हैं, सवाल ये है किससे कलेक्ट कर रहे हैं, कौन दे रहा है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। देखिए, खान साहब अगर चाहते तो टैक्स वसूली का निज़ाम बेहतर बना सकते थे, लेकिन उनकी सारी तवज्जो सियासी मामलात की तरफ है और इसका फ़ायदा हर वो तबका उठा रहा है जो दोनों हाथों से माल समेट रहा है।
तो जब हुकूमतें कमज़ोर होती हैं तो फिर इसी तरह माफिया मुल्क पर राज करते हैं, क्योंकि कानून का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए कहते हैं ना, बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते। हाँ साहब के दीगर वादों की तरह एक वादा ये भी था कि वो अमीर लोगों को गले से पकड़ेंगे, गिरेबान से पकड़ेंगे और उनसे टैक्स निकलवाएंगे। और पिछली हुकूमतें जो कि शराफिया के हाथों ब्लैकमेल होती थी, टैक्स नहीं निकलवा सकी थी, तो खास साहब ने कहा था वो टैक्स निकलवा लेंगे। तो उनका ये दावा भी उनके दीगर दावों की तरह खोखा निकला। आज भी हुकूमत सबसे ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्सों से अवाम का गला घूंट रही है। अब टैक्स नेट में इजाफा तो क्या होना है, उल्टा टैक्स चोरी बढ़ गई है। टैक्स रिफॉर्म्स पर हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं। और ये भी कहा गया था जब खान साहब आए थे, जी फौरन टैक्स रिफॉर्म करेंगे, लेकिन वो भी बात आई गई होगी। अब भी अगर हुकूमत टैक्स रेवेन्यू का हदफ बढ़ाएगी तो वसूली आम आदमी से करेगी। तो खान साहब दावे तो बहुत करते हैं कि वो किसी को छोड़ेंगे नहीं, मगर हकीकत ये है कि वो किसी को पकड़ते भी नहीं, खासकर उन लोगों को जिनका ताल्लुक उस तबके से है जो कई दहाइयों से इस मुल्क में माल तो कमा रहा है लेकिन टैक्स नहीं देता। तो ये वो तबका है जो सियासी जमातों को भारी फंड तो देता है, इलेक्शन पर दिल खोल के खर्चा करता है, फाइनेंसर के तौर पर सामने आता है, लेकिन खजाने में रकम जमा कराने में या टैक्स जमा कराने में उन्हें मौत पड़ती है। यहाँ पे लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खिलाफ मैं इफ्तिखार काज़िम। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है, आगे बढ़ते हैं। और एक और हम मौजू है, वो है पाकिस्तान की जानब से अमरीकी अड्डे दिए जाने का मामला। गो हुकूमत इसको डिनाई करती है, लेकिन मीडिया के अंदर ये बात गश्त है कि मामला कुछ गड़बड़ है। इस पर नून लीग के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर गुफ्तगू कर रहे हैं। वॉच दिस। दोहरा देता हूं, वजीर आजम ऑन रिकॉर्ड हैं सेइंग कि हम हिंदुस्तान से बात नहीं करेंगे जब तक हिंदुस्तान विड्रॉ नहीं करता, जबकि आला अस्करी हलकों ने मीडिया के 30 नुमाइंदों को बुलाकर कहा कि हमारी दिसंबर 2020 से इंटेंसिव नेगोशिएशन जारी है, जो हमारी साइड से हमारे इंटेलिजेंस चीफ और हिंदुस्तान की साइड से अजीत डोवाल करते हैं। अब जब वजीर आजम ये कहता है कि बात नहीं होगी और दूसरी तरफ कहते हैं कि बात तो हो रही है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मामला रियासत के अंदर खराबी है। यही बात अमेरिका में हमारा खदशा है, चूंकि बार बार ये जो बेसिस का मामला है, मैं सबसे पहला शख्स हूंगा जो चाहूंगा कि मैं वजीर खारजा और वजीर आज़म की बात पर यकीन करूं कि पाकिस्तान अमेरिका को अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने नहीं देगा। मुझे बेहद खुशी होगी, इत्मीनान होगा और मैं इनको सपोर्ट करूंगा इस मामले में। लेकिन जो तमाम खबरें आ रही हैं वो वजीर आजम और वजीर खारजा की पॉलिसी के बरक्स आ रही हैं। सो वो साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने एक रिपोर्ट छापी, पता नहीं आपने देखी होगी। अब ये जो दो दिन में, और जिसकी अब कन्फर्मेशन जेक सालिवन जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अमेरिका के, कैमरा के ऊपर ठीक है, इन कैमरा ब्रीफिंग हुई है, बड़ी सीरियस ब्रीफिंग हुई है। तो लिहाजा यहां हमें जो बजाय ये कि मैं इनको क्रिटिसाइज करूं, मेरी ये ख्वाहिश होगी बतौर एक मुंतखब नुमाइंदा और पाकिस्तान की इज्जत का दिफा करने वाले के हवाले से कि ये तजाद अज़राए करम चंद घंटों में दूर किया जाए। हम ये अफोर्ड नहीं कर। इस मुल्क में जो असल तबाही आई थी, उस तबाही की तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। वो तबाही पहले अफगान सोवियत वार में और उसके बाद अमेरिका अफगानिस्तान की लड़ाई में थी। हुक्मरानों के गलत फैसलों की वजह से, खा वो मजबूरियों के तहत किए गए हों या किसी लालच या मफाद के तहत किए गए हों, उसकी वजह से पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचा उस पर कोई बात नहीं करता। भारत और बांग्लादेश जो हमसे कहीं पीछे थे वो आगे निकल गए और हम अमेरिकी डॉलरों में उलझ कर रह गए हैं। अब अमेरिका को फौजी अड्डे देने का मामला भी बहुत सीरियस है और ख़तरनाक भी है, क्योंकि माजी में, बल्कि माजी करीब में हम इसकी भारी कीमत अदा कर चुके हैं और अब भी हमें धमकियां मिल रही हैं। और इस बात से डर करके कहीं हमारे इनकार से अमेरिका का झुकाव कहीं भारत की तरफ ना हो जाए। हमने हमेशा अमेरिका की फरमाइश मान ली है, चाहे वो जायज़ है नाजायज़ है।
हमने माली नुकसान भी बर्दाश्त किया है, और इस जंग में जिसे दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का नाम दिया गया, इसमें हज़ारों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, अपनी जान की कुर्बानी दी है। बहुत से लोग जो जिनका इस जंग से कोई ताल्लुक नहीं था वो भी इस जंग में कुर्बान हुए हैं। तो पिछली हुकूमत ने खुद को अमेरिका के चुंगल से निकालने के लिए चीन के साथ अहम मुआहदे किए थे, लेकिन वो भारी पड़ गए। तो मौजूदा हुकूमत में तो इतना दम हम भी नज़र नहीं आता। अब जो कश्मीर के मामले पर आवाम को सच नहीं बता रहे और अमेरिका को अड्डे दिए जाने के मामले पर भी गोलमोल बातें कर रहे हैं, तो जबकि गैर मुल्की मीडिया में सभी कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका को अड्डे दे दिए, तो लगता यूँ है कि हुकूमत आवाम से सच्चाई छुपा रही है। और मेरा गुमान ये है, बल्कि मेरा ख्याल ये है कि जब तक पार्लियामेंट में इस पर बहस नहीं होती, करारदाद नहीं आती, इस पर ना सिर्फ इब्हाम बाकी रहेगा बल्कि ये दुश्मन को हम पर हमला करने की शाह भी देता रहेगा। और अब बात करते हैं कि मुल्क भर में हफ्ते के 2 दिन छुट्टी का जो मज़ा लोगों ने लूटा अब वो ख़त्म हो गया। NCOC ने लॉकडाउन कम करके 1 दिन का कर दिया है। जो NCOC ने आज इजलास किया, इसमें बहुत से अहम फैसले हुए, जिसमें सबसे अहम फैसला ये कि अब हफ्ते में 2 दिन की बजाय 1 दिन का लॉकडाउन होगा, यानी हफ्ते में 2 दिन कामकाज की बंदिश की पाबंदी ख़त्म कर दी गई है। अब सिर्फ 1 ही दिन कारोबार बंद रहेगा। तो कारोबार की बंदिश के लिए हफ्ते में 1 दिन का तयन वफाकी यूनिट खुद करेंगे, यानी कि जहाँ पे संडे की छुट्टी है वह संडे, जहाँ फ्राइडे की छुट्टी है वह फ्राइडे। NCOC ने दफातर में निसफ हाजिरी की शर्त भी ख़त्म करके मुकम्मल हाजिरी की इजाज़त दे दी है। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट हफ्ते में 2 दिन बंद रखने की पाबंदी भी उठा ली गई है। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50% की बजाय 70% सवारियाँ बिठाने की इजाज़त होगी। इस तरह सिलेक्टेड खेलों की इजाज़त होगी, जिसमें कराटे, बॉक्सिंग, कबड्डी, रेसलिंग, इन पे पाबंदी बरकरार रहेगी, जिनमें बिल्कुल नैरो होता है। इंडोर जिम्स वैक्सीनेटेड लोगों के लिए खुल सकेंगे, यानी जिन्होंने वैक्सीन कराई है वो जिम जा सकेंगे और जिन्होंने नहीं कराई वो जिम नहीं जा सकते। इसके अलावा सकाफती तकरीबात पर पाबंदी बरकरार रहेगी। मज़ार और सिनेमा बदस्तूर बंद रहेंगे, जबकि पिछले दिनों पंजाब में तो मज़ारात खोलने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। इसके अलावा NCOC ने हदायत की कि पब्लिक सेक्टर के तमाम मुलाजमीन 30 जून तक कोरोना वैक्सीनेशन कराने के पाबंद होंगे और वैक्सीनेशन की हौसला अफजाई के लिए बाज़ शोबों को खुसूसी मराहत भी दी जाएंगी। तमाम शहरी रज़ाकाराना तौर पर कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे और वैक्सीन मराकज़ जो है वो सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। इसके अलावा 11 जून से 18 साल से ऊपर के शहरियों की वैक्सीनेशन भी शुरू हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे मज़ीद खबरों, तबसरों, तज़कियों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।